हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 9 और ये इसका लास्ट चैप्टर है। आप सिलेबस में देखेंगे तो उसमें काउंटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। हो रहे हैं टोटल 9 चैप्टर, लेकिन उसमें बना दिया है 10 चैप्टर्स। ठीक है ना, तो असल में 9 ही चैप्टर हैं। तो ये आपका क्या है, एक तरीके से लास्ट चैप्टर है। यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताने जा रहा हूँ जो आपके लाइफ से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा आपको वो हेल्प करेगी आपके सक्सेस में, आपके कामयाब होने में। आप इस लास्ट चैप्टर तक पहुँचे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने कंटिन्यूसली पढ़ाई की होगी या किसी न किसी हद तक आप क्या है इंटरेस्टेड हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी 2 चैप्टर भी नहीं पढ़े हैं कम्युनिटी फार्मेसी के। समझ में आ रही बात? तो मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो 2 चीज़ों को आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। एक है डिसिप्लिन और दूसरा है कंसिस्टेंसी। क्या है? डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये समझिए, ये 2 क्या है, कीज़ हैं सक्सेस के, यानी कामयाबी की ये 2 चाबियाँ हैं, कुंजियाँ हैं। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो आज नहीं तो कल आप ज़रूर सक्सेस होंगे। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि जौन सा काम आपको जिस वक्त में करना है, जिस टाइम पे करना है, उसको ज़रूर करिए। समझ में आ रही बात? मान लीजिए आपने अपना एक रूटीन बना लिया कि मुझे 10 बजे पढ़ाई करनी है, तो करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पढ़ना है। तो दूसरा क्या है, कंसिस्टेंसी, यानी कोई भी काम करना है आपको तो लगातार करना है। डिसिप्लिन कि 10 बजे आपने टाइम सेट किया तो 10 बजे बैठना है तो बैठना है। और कंसिस्टेंसी मतलब आपको काम लगातार करना, रोज़ाना करना है। इसमें बहुत सारे बच्चे धोखा खा जाते हैं कि मेरा दिमाग तो तेज़ नहीं है, तो मैं तो बहुत सारे लोगों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, कंपटीशन में नहीं जा सकता हूं। ये सोच अच्छी नहीं है, इसलिए कि तेज़ दिमाग और ज़्यादा मेहनत ये सारी चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं, बल्कि आपके अंदर लगन कितना है ये ज़्यादा मैटर करता है, आपके अंदर डिसिप्लिन कितना है ये ज़्यादा मैटर करता है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी कितनी है ये ज़्यादा मैटर करती है। समझ में आ रही बात? इसलिए इन 2 चीज़ों को मजबूती से पकड़ लीजिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, बातें ज़्यादा हो गई। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, और आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम भी तकरीबन यही है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। तो क्या होता है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, यानी इसमें आप क्या चीज़ पढ़ेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर उसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं जो आपके सिलेबस में पूछ रखा है। तो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक कम्युनिटी फार्मेसी, यानी ये समझिए एक मेडिकल स्टोर बनाने जा रहे हैं आप, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, और फिर उस कम्युनिटी फार्मेसी को चलाने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए, क्या क्या काम करेंगे आप, तो आप कम्युनिटी फार्मेसी को अच्छे से चला पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी एक कम्युनिटी फार्मेसी यानी एक मेडिकल स्टोर खोलने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या मतलब लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ऐसे ही मान लीजिए आपने अपनी दुकान बनाने आप मेडिकल स्टोर बनाने जा रहे हैं, एक शॉप बनाने जा रहे हैं, तो किस एरिया के अंदर आप उसको बनाएंगे। ऐसा तो नहीं है लाके किसी खेत में बना देंगे, तो उसके बारे में भी आप इसमें पढ़ेंगे कि कौन सा एरिया आपके लिए बेहतर होता है अगर आप एक कम्युनिटी फार्मेसी बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही जो आपकी कम्युनिटी फार्मेसी है उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसमें आप लोगों के लिए वेटिंग एरिया बना रहे हैं, अपना काउंटर बनाते हैं, दवा रखने की जगह बनाते हैं, रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे, ये कॉमन सी बातें हैं जो हर आदमी जानता है, तो वो भी आपके सिलेबस में इसमें दे रखा है, तो उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। ऐसे ही मान लीजिए आपने अपना कम्युनिटी फार्मेसी एक बना दिया, अब उसके अंदर सामान भी रखना है, दवाएं रखनी है, तो किससे आप दवा खरीदेंगे। ऐसा तो नहीं है किसी से भी खरीद लें, ऐसा तो नहीं है। काम करने जा रहे हैं, एक बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आपको वहां से प्रॉफिट भी चाहिए। अब मान लीजिए आपने सामान ऐसे आदमी से खरीद लिया जिसने आपसे फुल मार्जिन ले लिया हो, यानी ये समझिए कि कोई एक दवा है जो मार्केट के अंदर 10 रुपए की बिक रही है और आपने जिससे खरीदा उसने ही आपको 10 रुपए में दे दिया, तो आप बताइए उसको कैसे मतलब 10 रुपए में बेच पाएंगे। आपका खर्चा नहीं निकलेगा, आपको दुकान का भी खर्चा निकालना है, अपना आप रोजाना आके बैठ रहे हैं तो कुछ आपको ही प्रॉफिट चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं उसमें मतलब खरीदारी करने से पहले आप सप्लायर को क्या है इवेलुएट करते हैं।
इवेलुएट का मतलब समझिए एक तरीके से एनालिसिस करते हैं, चेक और परख करते हैं कि कौन सा वेंडर अच्छा है, यानी कौन सा वेंडर है, कौन सा सप्लायर ऐसा है जो मुझे सस्ती चीज़ें दे रहा है, अच्छी चीज़ें दे रहा है। समझ में आ रही बात। तो इसका पूरा एक प्रोसेस है कि कैसे आप अच्छा वेंडर सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बारे में भी आप इसके अंदर पढ़ेंगे। और उसके अलावा और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रिकॉर्ड मेंटेन करना, तो उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। ऐसे ही क्या कहते हैं, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है कि यानी आपके पास स्टॉक में कितना सामान है, कितना आपको मंगाना है, कब मंगाना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। तो ये समझिए कि पूरा जो मतलब कम्युनिटी फार्मेसी की चलाने का जो सिस्टम है, पूरा जो उसका मैनेजमेंट है, उसके बारे में आपको इसके अंदर पढ़ना है। तो अब हम लोग पहुंचते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है लीगल रिक्वायरमेंट्स टू सेटअप ए कम्युनिटी फार्मेसी। यानी अगर कोई कम्युनिटी फार्मेसी बनाने जा रहा है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर ए कम्युनिटी फार्मेसी सेटअप फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे रिक्वायर्स ना करके आप रिक्वायर्ड कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये नीचे आने वाली चीज़ें हैं, ये क्या है, आपको ज़रूरत इनकी पड़ती है लीगल रिक्वायरमेंट्स के तौर पे। लीगल रिक्वायरमेंट्स मतलब समझिए कि क्या कागजात वगैरह आप बनवाते हैं, कौन सा लाइसेंस वगैरह लेते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, ठीक है ना। और ये जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको किसने सेट किया है, तो जो फार्मेसी को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, यानी आपने पढ़ रखा है PCI, तो उन्होंने मतलब कुछ रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स उन्होंने सेट कर दिए हैं कि ये आपको करना पड़ेगा अगर आप एक कम्युनिटी फार्मेसी बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्या है, रजिस्ट्रेशन। क्या है, रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिए, दो तरीके का रजिस्ट्रेशन होता है। एक तो आप अगर फार्मासिस्ट हैं तो आपको अपने फार्मासिस्ट होने का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो आप बनते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। दूसरा ये कि आप अगर कोई अपनी कम्युनिटी फार्मेसी बना रहे हैं तो उस फार्मेसी को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रीमिसेस। यानी आपका जो प्रीमिसेस है, आपकी जो दुकान है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे, ठीक। अब कौन करवाएगा, जो तो जिसकी दुकान है, असल जो ऑनर है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा, ठीक है ना। अगर आपकी खुद की दुकान है, आप ही उसके फार्मासिस्ट भी हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लेकिन अगर दुकान किसी और की है, आप वहां जाके एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो जो ऑनर है वो उसका क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, ठीक। अब दूसरी जो लीगल रिक्वायरमेंट है, यानी डॉक्यूमेंट वगैरह की जरूरत पड़ती है, वो है लाइसेंस। अलग अलग दवाओं के हिसाब से अलग अलग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अब ये लाइसेंस भी दो तरीके से बांट दिया गया है। एक होता है जनरल लाइसेंस, इसमें कौन सा आएगा, ए लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड शेड्यूल X। यानी शेड्यूल C1 और शेड्यूल X के अलावा जो दवाएं हैं उनके लिए आपको एक लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, ठीक। दूसरी लाइसेंस, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे बता दूं, अगर आप सिर्फ इन्हीं दवाओं को बेचना चाहते हैं, शेड्यूल C और C1 वाली नहीं बेचना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको एक ही लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। लेकिन अगर आप C और C1 वाली दवाएं भी बेचना चाहते हैं तो फिर उसके लिए भी आपको अलग से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक। अगर आप यही दो टाइप की दवाएं बेचना चाहते हैं तो काफ़ी है आपके लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम और भी बेचेंगे, यानी शेड्यूल X वाली दवा भी बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से आपको एक लाइसेंस और लेना पड़ेगा, ठीक। अपने फार्मेसी के वैरायटी को आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आप एक दूसरी तरह का लाइसेंस और आता है, वो होता है रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। इसमें वो दवाएं आती है जिसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी जिसके यूज़ के लिए किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के निगरानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती है। उन दवाओं को बेचने के लिए जो लाइसेंस आता है उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। वो मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो जो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है उसमें दो लाइसेंस होते हैं। एक होता है ड्रग्स अदर फॉर द ड्रग्स अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 एंड X, ठीक है ना। शेड्यूल C1 और X के अलावा जो दवाएं हैं और वो रिस्ट्रिक्टेड दवाएं हैं तो उसके लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है। ऐसे ही एक दूसरा लाइसेंस लेना पड़ता है रिस्ट्रिक्टेड ही दवाओं के लिए, फॉर द ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 बट नॉट इन शेड्यूल X, ठीक है। तो एक दूसरा और होता है रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में कि वो दवाएं जो शेड्यूल C और C में तो जो कि शेड्यूल C और C1 में तो आती हैं
और वो क्या है रिस्ट्रिक्टेड भी है, लेकिन क्या है शेड्यूल एक्स वाली दवाएं उसके अंदर नहीं आती हैं, तो उसके लिए एक लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी ज़रूरत ऐसा नहीं कि आप सब लेंगे, जिसको आपकी जो आप दवाएं बेचना चाहते हैं वही लेंगे, ठीक है। अब क्या जरूरत पड़ती है, मतलब आपको फार्मेसी बनाने में, एक तो आपने मतलब लीगल कार्रवाई कर ली, या आपने क्या अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बना लिए, तो अब एक जरूरत पड़ती है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की। अगर आप खुद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आपको मतलब ही नहीं है, आप खुद ही काम कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा आदमी है जो खुद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है और उसने एक फार्मेसी बना रखी है, तो उसको क्या है वहाँ पे एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हायर करना पड़ेगा, वहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हर कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसकी निगरानी में दवाओं को क्या है डिस्पेंस किया जाएगा, लोगों को बेचा जाएगा, ठीक। और क्या जरूरत पड़ती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये कि बिल्डिंग वगैरह। तो एक कम्युनिटी फार्मेसी बनाने के लिए आपको 10 मीटर स्क्वायर, कितना 10 मीटर स्क्वायर की 10 मीटर स्क्वायर एरिया की जरूरत पड़ती है। यानी आपका रूम अगर इतना 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है तो आप उसमें क्या है कम्युनिटी फार्मेसी बना सकते हैं। ये कम से कम है, इससे बड़ा आप अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये जो कम्युनिटी फार्मेसी का आपने मतलब एक रूम बनाया, कुछ भी बनाया, तो उसके अंदर मतलब इतना स्पेस होना चाहिए कि जिसमें मतलब स्टोरेज की जगह हो, यानी दवाएं रखने की जगह हो, ऐसे डिस्पेंसिंग करने की जगह हो, और पेशेंट को काउंसलिंग करने के लिए भी उसके अंदर जगह होना चाहिए, ठीक। अब एक ज़रूरत और क्या पड़ती है, स्टोरेज अरेंजमेंट। क्या है स्टोरेज अरेंजमेंट, यानी जो आपके पास दवाएं वगैरह हैं, अगर वो दवाएं ऐसी है जिनको मतलब एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए, जैसे कि मान लीजिए जो शेड्यूल सी और C1 वाली जो दवाएं होती हैं उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। यानी अगर इसके बीच में रखते हैं तो वो दवाएं सेफ रहेंगी, वरना क्या है वो ख़राब हो जाती हैं बड़ी जल्दी। तो वही कह रहा है कि स्टोर मैनेजमेंट, यानी आपको दवाएं स्टोर करने का भी आपके पास पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए, इंतज़ाम होना चाहिए, ठीक। तो ए सफिशिएंट नंबर ऑफ रैक्स शुड बी अवेलेबल। तो दवाओं को रखने के लिए आपके पास क्या है रैक्स होना चाहिए। रैक्स मतलब देखा होगा ना, जैसे किसी भी दुकान में जाते हैं तो लकड़ी के बना के रखते हैं चारों तरफ, जिसमें सामान रखा जाता है, तो वो रैक्स होने चाहिए। एंड ए रेफ्रिजरेटर इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग एंटीबायोटिक्स, विटामिन, सीरा एंड इंजाइमेटिक प्रिपरेशन एट 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही क्या कहते हैं एक रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक फ्रीज की ज़रूरत पड़ती है, जो एंटीबायोटिक्स हैं उसको स्टोर करने के लिए, विटामिन को स्टोर करने के लिए, वैक्सीन वगैरह हैं, सीरा है यानी ब्लड का जो सीरम होता है उसको, या एंजाइम वाली कोई दवाएं हैं तो उसको स्टोर करने के लिए आपके पास एक फ्रीज होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट, यानी आप अपनी जो फार्मेसी है यानी कम्युनिटी फार्मेसी है वो कहाँ पे बनाएंगे, किस एरिया में बनाएंगे। यानी ऐसी जगह आप चुनिए कि आपकी दुकान चल सके, वरना तो आपने ले जाके क्या किसी जंगल में बना दिया, किसी बयाबान में बना दिया, खेत में बना दिया, कोई आ ही नहीं रहा है वहाँ, तो जानवर आएंगे तो उनका इलाज तो नहीं करेंगे, उनको दवाएं तो नहीं देंगे आप, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा एरिया बेहतर रहता है। तो साइट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ प्लेस और एरिया फॉर ओपनिंग कम्युनिटी फार्मेसी। यानी कम्युनिटी फार्मेसी के लिए आप जो जगह सिलेक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं साइट सिलेक्शन, ठीक। और इस साइट सिलेक्शन की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि गुड साइट सिलेक्शन इज द की ऑफ सक्सेस ऑफ एनी शॉप। और कोई भी शॉप है, कोई भी दुकान है, तो उसके ना काम, तो क्या कहते हैं उस दुकान को अच्छे से चलने के लिए, यानी समझिए कि उससे पैसा कमाने के लिए अच्छे साइट सिलेक्शन का होना ज़रूरी है। वरना आपके पास सामान बहुत भरा हुआ है लेकिन किसी गली के अंदर है, लोग देख ही नहीं पा रहे, जान ही नहीं पा रहे हैं, या जाने का रास्ता नहीं है, पार्किंग नहीं है, तो चाहे आपके पास सामान बहुत हो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो साइट सिलेक्शन है वो अच्छा नहीं है। अब वो कौन से एरिया है, कौन सी जगह है, कौन से प्लेसेस हैं, यानी कौन सा लोकेशन है जहाँ पे अगर कम्युनिटी फार्मेसी को बनाया जाए तो कम्युनिटी फार्मेसी अच्छे से चल सकती है। तो ये सारी चीज़ें नीचे आ रही हैं। तो एक क्या हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, क्या हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, यानी इसके पास में अगर आप बनाते हैं तो वो जगह अच्छी मानी जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये बस इतना अगर ये टॉपिक आप याद कर लेते हैं ना तो आप खुद बना के लिख देंगे। अब मैंने ये इसलिए दे दिए कि बच्चे कहते हैं सर आपने नोट बहुत शॉर्ट बना दिया, हालांकि मैं नोट्स को ना शॉर्ट ही बनाना चाहता हूँ। और नोट का मतलब ही ये होता है कि वो शॉर्ट हो, उसमें सिर्फ पॉइंट्स हों और आपको देखते ही क्या पूरा उसके आगे की बात समझ में आ जाए और आप खुद से उसको बना के लिख सकें। इसलिए कि अगर जितना ज़्यादा लंबा रहेगा आप देख के घबरा जाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बच्चों को डिमांड रहती है इसलिए मैंने थोड़ा बहुत दे दिया हर एक के अंदर।
तो एक कम्युनिटी फार्मेसी लोकेशन नियर हॉस्पिटल और नर्सिंग होम इज़ कंसिडर क्वाइट गुड। तो जो कम्युनिटी फार्मेसी का जो लोकेशन है, अगर वो हॉस्पिटल या किसी नर्सिंग होम के पास में है तो उसको अच्छा माना जाता है। और उसको अच्छा इसलिए माना जाता है कि जो हॉस्पिटल है, तो जो हॉस्पिटल है या नर्सिंग होम है, तो वहाँ पे अगर अंदर क्या है फार्मेसी नहीं है, तो आमतौर से वहाँ पे क्या होगा, दवाएं प्रिस्क्राइब की जाएंगी। तो अब जो पेशेंट निकलेगा तो वो बाहर देखेगा कि यार इसके पास, अगर वो बाहर निकलेगा और देखेगा कि यहीं पे फार्मेसी है तो चलो यहीं पे दवाएं ले लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से ये मेंटिलिटी को सामने रखते हुए उस जगह को अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर हॉस्पिटल के अंदर ही फार्मेसी है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, बाहर वाली मतलब दुकानें इतनी नहीं चलती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो डॉक्टर है, जो फिजिशियन है, उससे मतलब आपने एग्रीमेंट वगैरह कर रखा है कि वो आप ऐसी दवाएं लिखेंगे जो अंदर मिले ही नहीं, बाहर ही मिलेगी, तो बात अलग है, फिर आपकी दुकान वहाँ पे क्या है, चल सकती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बात ध्यान में रख के मतलब दुकान खोली जाएगी वहाँ पे हॉस्पिटल के पास में, कि अंदर जो प्रिस्क्रिप्शन या अंदर जो दवाएं प्रिस्क्राइब की जाएंगी, तो पेशेंट जब वहाँ से निकलेगा बाहर तो उसको बाहर फार्मेसी दिखेगी या आसपास में फार्मेसी दिखेगी, तो वहीं पे जाके वो दवा खरीदने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, वहाँ से वो क्या है, पेशेंट को अट्रैक्ट करती हैं अगर हॉस्पिटल के पास में कोई फार्मेसी है। दूसरी जो जगह है वो क्या है, जनरल मार्केट। और मेरे हिसाब से ये जगह ना काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी होती है तो कम्युनिटी फार्मेसी बनाने के लिए। जो मैं अपने एरिया में देख रहा हूँ कि जो मतलब अच्छे से चलती हैं, वो फार्मेसीज हैं जो क्या है मतलब मार्केट के अंदर हैं। अब उस मार्केट में ये नहीं कि सिर्फ दवा का मार्केट है, वो वहाँ पे कपड़े भी बिक रहे हैं, वहाँ पे फल भी बिक रहा है, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी बिक रही हैं। तो हर तरह के जो दुकान, हर तरह की क्या दुकानें होती हैं, एक बड़ा चौराहा होता है, इस टाइप का जो मार्केट होता है उसको जनरल मार्केट बोलते हैं, यानी हर तरह की चीज़ें जहाँ पे बिकती हैं। तो वहाँ पे अगर कम्युनिटी फार्मेसी होती है तो देखा मैंने काफ़ी अच्छा चलता है। और अगर मेन चौराहे पे आपको जगह मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्किंग करने की जगह है कि नहीं है। नहीं तो आपकी दुकान तो अच्छी जगह पे है लेकिन वो सामने वाला गाड़ी रोक नहीं सकता, पुलिस वाला डंडा लेके खड़ा है, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, तो वो ले ही नहीं पाएगा। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि पार्किंग वगैरह करने की जगह है कि नहीं, गाड़ी खड़ी करने की जगह है या नहीं है। ठीक, ऐसे ही बहुत सारी क्या है जो मतलब डेवलप्ड सिटीज होती हैं, अच्छी बड़ी शहरें होती हैं, जैसे कि मान लिया दिल्ली है, मुंबई है, जयपुर है। तो ऐसे शहरों में क्या होता है मतलब एरिया बांट दिए जाते हैं कि ये मार्केट है, ये मोबाइल मार्केट है। जैसे कि दिल्ली के अंदर है गफ्फार मार्केट, वो मोबाइल मार्केट है। जयपुर में मैंने देखा एक ज्वेलरी मार्केट है, उसमें पूरी दुकानें सिर्फ ज्वेलरी की हैं। एक है ड्राई फ्रूट का, उधर देखो वहाँ पे क्या देखो सिर्फ ड्राई फ्रूट ही बिक रहे हैं। एक वहाँ पे मार्केट है किताबों की, तो उस एरिया में जाएंगे तो खाली किताब ही किताब बिक रही है। मैं जयपुर में रहा हूँ, ज़्यादा मेरा टाइम गुजरा है, तो वहाँ पे क्या, तो इस तरीके की वहाँ पे मतलब, तो इस तरीके से क्या वहाँ पे मार्केट बने हुए हैं। अब जयपुर में आप देखेंगे ना, एक बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पे लगती है कि मतलब जो मार्केट का लुक है ना, आप जब गुजरोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, यार मैं इधर से गया हूँ कि इधर से गया हूँ। इसलिए कि बाहर का जो इंटरफेस है वो सबका सेम होता है एकदम, दुकानों के नंबर लिखे रहते हैं, लेकिन बाहर से जो बनावट है ना, सबका सेम बनावट है। फर्क ही नहीं कर पाते आप कि मैं इधर से गुजरा हूँ कि इधर से गुजरा हूँ। छोटी चौपड़ से निकलेंगे और बड़ी चौपड़ पहुंचेंगे, ये जगह है, 2 चौराहे हैं, तो उधर से निकलेंगे तो आपको मतलब लगेगा यार सब दुकानें एक जैसी हैं। वहां से आप जाएंगे रामगंज की तरफ तो ऐसा लगेगा यार सब दुकानें एक जैसी है। कंफ्यूज हो जाता है आदमी पहली बार जाता है तो, लेकिन जब आदमी बार बार जाता रहता है तो फिर याद हो जाता है। तो जयपुर के साथ मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, तो जब ऐसी बातें आती है तो क्या तज़किरा छिड़ जाता है उसका। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ड्रग स्टोर मार्केट है कहीं पे, अगर यानी कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे सिर्फ दवाएं ही बिकती है, जिसको दवा बाजार बोलते हैं, तो उस एरिया में अगर आपको जगह मिलती है तो वहाँ पे भी आप अपनी क्या कम्युनिटी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर जिसको बोलते हैं बना सकते हैं। वहाँ पे भी उसके चलने के चांसेस रहते हैं। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि यार यहाँ तो 20 दुकानें हैं, यहाँ तो 30 दुकानें हैं तो मेरी तो नहीं चलेगी। नहीं भाई, वो मार्केट ही दवा की है। आप अगर वहाँ पे दुकान खोलते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या है आपके कस्टमर बन जाते हैं और फिर वहीं पे आपकी दुकान चलने लग जाती है। तो अगर दवा मार्केट के अंदर आपकी दुकान है तो वहाँ पे भी क्या है उस लोकेशन को भी अच्छा माना जाता है। और कौन सी जगह अच्छी मानी जाती है, तो पार्किंग फैसिलिटी और रोड जो खूब ज्यादा चल रहा हो, यानी जहाँ पे लोग आते जाते हो खूब ज्यादा, तो ऐसी जगह पे भी अगर आप मतलब दुकान बनाते हैं तो वो भी अच्छा माना जाता है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे पार्किंग की अगर जगह है तो वो जगह भी अच्छी मानी जाती है।
यानी पार्किंग करने के लिए मतलब लोग वहाँ पे रुक सकते हो, आपके आगे दवाएं खरीद सकते हो, लोग आ रहे जा रहे उनकी नज़र पड़ेगी, कहेंगे चलो यार यहाँ पे फार्मेसी है, अगर दवा की ज़रूरत हो वहीं से ले लेंगे। ठीक ऐसे ही क्या है, जो फेमस प्लेसेस होते हैं उसके पास में अगर आपकी दुकान है तो वहाँ पे भी उसके चलने के चांसेस होते हैं। फेमस फेमस प्लेस मतलब कोई मशहूर जगह है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्या कहते हैं बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या क्या कहते हैं या कोई पार्क है जहाँ पे लोग बार बार टहलने के लिए आ रहे हैं, कोई होटल है, कोई स्कूल है, कोई प्लेग्राउंड है, कोई सिनेमा वगैरह, कोई इस टाइप की फेमस चीज़ है जिसके पास लोग बार बार विजिट करते हैं, आते हैं वहाँ पे। मान लीजिए मेट्रो स्टेशन है, तो इस टाइप की जो फेमस चीज़ है जहाँ से लोग बार बार गुजर रहे हैं, आना जाना हो रहा है, तो वहाँ पे भी अगर आपकी दुकान है तो चल सकती है। ऐसे ही क्या है, अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वो जगह आपको सिलेक्ट करना चाहिए, इसके मुकाबले में कि आप ऐसे एरिया में दुकान खोल रहे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, आप रूरल एरिया में जाना चाहते हैं जहाँ पे मतलब कोई डॉक्टर नहीं है, कोई फिजिशियन नहीं है, कोई फार्मासिस्ट नहीं है, उन लोग वहाँ बीमार पड़ते हैं तो बहुत दूर उनको आना पड़ता है, तो आप सेवा करने के लिए जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कमाई नहीं होगी, लेकिन जो मतलब पॉपुलेशन वाले एरिया में जो हो सकती है, अर्बन एरिया में जो कमाई आपकी हो सकती है वो उतनी ज़्यादा वहाँ पे नहीं होगी। तो आप अगर मतलब इस तरीके से आप जहन रखते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो ज़रूर जाके आप देहात के एरिया में यानी रूरल एरिया में दुकान अपनी खोलिए। ठीक, तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। आसान है ना? अगर आपको आसान लग रहा है, मज़ा आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग पढ़ तो लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, भावनाओं में गुम हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, पीडीएफ तलाश करने लगते हैं, ग्रुप ज्वाइन करने लग जाते हैं, नोट्स बनाने लग जाते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते। आप कमेंट करिए, लाइक करिए, इससे हमको एनर्जी मिलती है, थोड़ी सी हमको अच्छा लगता है अगर आप हमारे बारे में कुछ कमेंट करते हैं तो ज़रूर करिए, ताकि हम और हिम्मत के साथ और मेहनत के साथ काम कर सकें। एक टॉपिक और है फार्मेसी डिज़ाइन एंड इंटीरियर। ये भी काफ़ी आसान टॉपिक है, यानी आप अपना फार्मेसी बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप बनाएंगे। अरे यार, जाहिर सी बात है, उसमें अपने बैठने के लिए जगह बनाएगा, दवाओं को रखने के लिए जगह बनाएगा, उसमें रेफ्रिजरेटर का भी एक इंतज़ाम कर देगा, और क्या करेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही क्या कहते हैं, वेटिंग एरिया बना देगा, डिस्पेंसिंग एरिया बना देगा, बल्क दवाओं को रखने के लिए जगह बना देगा। बस यही सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है फार्मेसी डिज़ाइन में। ठीक है ना? आपको मैं एक पिक्चर दिखा दूंगा, आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ फार्मेसी में वेरी विद द साइज एंड टाइप ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, ये नहीं कि मतलब सारे जो फार्मेसी हैं सबका जो स्ट्रक्चर है, जो नक्शा है, सब सेम होगा, नहीं। आपकी मतलब आपका कारोबार कितना छोटा है, बड़ा है, किस टाइप की आपकी मतलब फार्मेसी है, आप मतलब क्या उसमें होम्योपैथिक की दवाएं भी रखते हैं, उसमें एलोपैथिक भी रखते हैं, यूनानी दवाएं रखते हैं, या सिर्फ आप अंग्रेजी दवा ही बेचते हैं, तो ये सब मतलब चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। आपकी फार्मेसी छोटी है कि बड़ी है, तो इन सबको सामने रखते हुए अलग अलग स्ट्रक्चर आपके मतलब फार्मेसी का हो सकता है, अलग अलग नक्शा हो सकता है उसका। ठीक है ना? वो ही कह रहे हैं कि वेरी करता है। ठीक है ना? वेरी करने का मतलब अलग अलग हो सकता है, जो आपकी फार्मेसी है उसके साइज और बिजनेस के अलग अलग होने के हिसाब से। ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो फार्मेसी के अंदर होना चाहिए, जैसे कि एक जनरल ड्रग स्टोर होता है। ठीक है, यानी जहाँ पे आप रैक्स वगैरह के अंदर अपनी दवाएं रखते हैं, तो वो बनाना पड़ेगा आपको। ठीक, ऐसे क्या होता है, जो डेंजरस दवाएं होती हैं, यानी जो मान लीजिए पॉइजन टाइप की दवाएं हैं या शेड्यूल एक्स वाली जो दवाएं हैं, तो उनके लिए अलग एक स्टोर होता है, यानी उसके अंदर ताला लगा के रखना पड़ता है, तो उसका भी इंतजाम होना चाहिए। ऐसे क्या कोल्ड रूम या रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, यानी जो क्या कहते हैं शेड्यूल सी और C1 वाली दवाएं हैं, या हार्मोन वगैरह रखने के लिए, एंटीबायोटिक्स वगैरह जो लिक्विड में आती है उनको रखने के लिए, तो आपके पास उसका इंतजाम होना चाहिए। अगर आप इस टाइप की दवाएं बेचते हैं तब, अगर आप ये दवाएं नहीं बेचते हैं तो आपके पास इसके होने, तो आपकी फार्मेसी के अंदर इसका होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना? शुरू में आप न रखिए, फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका बजट बनता जाता है, पैसा आ गया, तो एक रेफ्रिजरेटर ले लिए, एक लाइसेंस ले लिए उसके लिए, उस टाइप की दवाओं के लिए। ठीक है, यह लाइसेंस आप शुरू में ले लीजिए, लेकिन बेचना शुरू न करिए। जब पैसा आपके पास हो जाए तो रेफ्रिजरेटर लेके फिर उसके बाद उसको बेचना शुरू कर दीजिए। ऐसे क्या है, बल्क दवाओं को रखने के लिए भी आपके पास एरिया होना चाहिए। अब मान लीजिए आप रैक के अंदर, ऐसा नहीं है कि मतलब क्या पूरा गत्ते, ऐसा तो नहीं है कि पूरा गत्ते का गत्ता वहाँ पे रख देंगे, बल्कि आप रैक के अंदर कुछ दवाएं रखते हैं, बाकी अपने स्टोर के अंदर रखते हैं। पीछे आप एक जगह बना लेते हैं जहाँ पे अपनी दवाओं को मतलब बंद करके जहाँ पे आप क्या बल्क में दवाओं को रखते हैं।
तो उसकी ज़रूरत अगर नहीं है, मतलब बल्क में नहीं रखते हैं, तो फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं इस टाइप के स्टोर एरिया की। लेकिन अगर आप अपने पास बल्क में दवाएं रखते हैं, ज़्यादा अमाउंट में रखते हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या है, एक अलग एरिया बनाना पड़ेगा। ऐसे ही क्या पेशेंट अगर मान लीजिए आपके पास ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो उनके वेट करने के लिए आप चेयर वगैरह लगा देते हैं, बेंच वगैरह लगा देते हैं, तो वो भी होना चाहिए। ऐसे ही आप जहाँ से दवा डिस्पेंस कर रहे हैं, काउंटर वगैरह, उसका भी इंतज़ाम होना चाहिए। अब ये एक लेआउट देख लीजिए कि कैसा मतलब बनाया जाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक रूम है आपका 10 बाई क्या है 15 का, ठीक है ना। इसकी क्या है, मान लीजिए लंबाई उसकी, मान लीजिए उसकी लंबाई क्या है 15 फीट है और चौड़ाई कितनी है 10 स्क्वायर फीट है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से क्या है एंट्रेंस, यानी यहाँ घुसने का रास्ता है। अब यहाँ पे ये क्या दे रखा है, रैक, यानी इधर दवा अपनी रख सकते हैं, और इधर भी दे रखा है रैक्स, इधर भी रख सकते हैं। और आगे यहाँ पे बनाया है डिस्प्ले, यानी आप यहाँ पे शीशा वगैरह लगा देंगे। देखते उसके अंदर ना, आपने भी देखा होगा कई सारे जगहों पे शीशा लगा देते हैं, उसके अंदर कुछ क्रीम वगैरह हो गया या क्या कहते हैं पाउडर वगैरह हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें होती है जो अट्रैक्ट करती हैं, तो वो यहाँ पे रख देते हैं। दवा वगैरह भी रख देते हैं, या तो फिर जैसे आपने देखा होगा सिरप वगैरह, या फिर कहते हैं च्यवनप्राश वगैरह, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं दिखाने के लिए आप यहाँ पे रख सकते हैं। और नहीं भी रखें तब भी कोई दिक्कत बात नहीं है। आप अपना एक बोर्ड लगा देंगे, साइन बोर्ड, यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या एक तरीके का मेडिकल स्टोर है, ठीक। अब यहाँ पे क्या ना, ये मतलब ये जगह आप यहाँ से आगे से पैक भी कर सकते हैं और खुला भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है इतनी, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ चेयर वगैरह भी लगा देंगे। अब जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाएं, आप चेयर यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। कहीं से भी मतलब ये है कि आपके अंदर आपके मतलब ये है कि एक वेटिंग एरिया होना चाहिए, ठीक। और आपका यहाँ पे चेयर होना चाहिए, आप यहाँ बैठेंगे, ये आपका टेबल हो गया या काउंटर हो गया जहाँ पे आप दवाएं मतलब डिस्पेंस करेंगे, और यहाँ पे एक चेयर वगैरह लगा देंगे। हालांकि रहता नहीं है, खड़े खड़े लोग दवा लेके चले जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या आपका एक स्टोरेज बना देंगे, यानी बल्क में दवाओं को रखने के लिए। ऐसे अगर रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर, तो क्या है फ्रीज के लिए आप एक जगह बना देंगे। तो ये क्या है कि लेआउट है, बहुत आसान है, इसको बना लीजिएगा, पूछ लेता है। हालांकि ये मतलब पढ़ने पढ़ाने की चीज़ें नहीं है, लेकिन पूछता है, तो इसको एक बार आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये रिटेल सेल के लिए है। किसके लिए है, रिटेल सेल के लिए है। अब एक टॉपिक और रह गया इसके अंदर, वो है वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग। मान लीजिए आपने दुकान अपनी बना दी, अभी ये रैक्स वगैरह हैं लेकिन खाली हैं, तो अभी ये खाली रैक्स से आप काम नहीं चला पाएंगे ना। आपके यहाँ जो रैक्स हैं इसके अंदर कुछ सामान भी तो होना चाहिए। अब आप देखेंगे नई नई जो फार्मेसी खुलती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिरप होते हैं, खांसी के सिरप, टॉनिक हो गए और क्या च्यवनप्राश हो गए, वही बड़े बड़े डब्बे लाके भर देते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है शुरू में जो दुकान खोलते हैं, मतलब 10,000 5,000 20,000 में, तो वो लोग यही करते हैं, मजबूरी है भाई, पैसा नहीं है, ठीक। तो अब इससे ये जो जगह हैं, ये जो खाली रैक्स हैं, इसको भरने के लिए आपके पास सामान होना चाहिए। तो वो सामान आप किससे खरीदेंगे, तो जिससे आप सामान खरीदते हैं उसी को तो हम लोग वेंडर बोलते हैं। समझ में आ रही बात, जिससे आप दवाएं खरीदते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेंडर बोलते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वेंडर से खरीद लेंगे, किसी भी सप्लायर से सामान नहीं खरीदा जाता है, बल्कि आप अपना फायदा देखेंगे। आप मान लीजिए 5-10 वेंडर से बात करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आपको समझा दूं। आप क्या करेंगे, आपको सामान लेना होता है तो आप क्या करते हैं, आप इस दुकान पे जाते हैं, उस दुकान पे जाते हैं। मान लीजिए आपको कपड़ा ही खरीदना रहता है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक दुकान पे देख लिया, दूसरे पे देख लिया, अब जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ से ले लेते हैं। ऐसे ही दवा खरीदने में भी आप ऐसा नहीं कि कोई भी एक आया और कहा कि मैं ये दवा बेच रहा हूँ आप मुझसे ले लो, तो ऐसे ले लेते नहीं, बल्कि आप 5-10 वेंडर जो हैं मतलब आपके एरिया में आते रहते जो फेमस हैं, उनको आप सर्च करेंगे। आपको नहीं मालूम है तो जो फार्मेसी चलाने वाले लोग हैं उनसे मालूम कर लीजिए कि आप दवा किससे खरीदते हैं, ठीक है। वो आपको बता देंगे ये लोग आते हैं। और ऑनलाइन भी कुछ सर्च मार लीजिए कौन आता है। ये लोग जो वेंडर होते हैं कंपनियों से जुड़े रहते हैं, या हो सकता है कि ये होलसेलर हो, तो ये लोग दवाएं लेके आते हैं बेचने के लिए भी। और आप मतलब फ़ोन नंबर वगैरह वो अपना शेयर कर देते हैं, विजिटिंग कार्ड दे देते हैं, तो आप उनसे बात करेंगे, उनको सर्च करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप वेंडर को क्या सर्च करेंगे। मान लीजिए आपने 10 वेंडर सर्च कर लिया, अब उनसे आप बात करेंगे कि मुझे इस टाइप की दवाओं की ज़रूरत है, आप मुझे किस रेट में दे देंगे, ठीक है। तो अब हर एक से अलग अलग बात करेंगे, हो सकता है कि कुछ एक ही जैसा रेट बताएं और कुछ हो सकता है कम ज़्यादा बताएं। फिर उनसे टाइमिंग वगैरह के बारे में मालूम कर लेंगे कि मतलब मैं ऑर्डर करूं तो आप कितने जल्दी मुझे ला के दवाएँ प्रोवाइड कर देंगे, क्या टाइमिंग आपकी रहेगी, कितना दिन लेते हैं ऑर्डर करने के बाद। तो इस टाइप की चीज़ें करने के बाद जब आपको एक मतलब मोटा मोटा सा एक खाका मिल जाता है कि कौन सा वेंडर अच्छा है, समझ में आ रही बात कि कौन सा वेंडर अच्छा है,
कि जो मतलब चीज़ अच्छी दे रहा है, रेट कम ले रहा है, टाइम पे पहुंचा रहा है, यानी सर्विस अच्छी दे रहा है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप उससे अब बात करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि मुझे इतनी इतनी दवाएं चाहिए, आप मतलब कैसे दोगे, इतनी इतनी दवाएं मुझे चाहिए, कब पहुंचा रहे हो, ठीक है ना। और फिर ये कि आप पेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ पैसा तो मैं भी दे दूंगा, कुछ बाद में दूंगा। तो इस तरीके से आप उसके साथ कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी एग्रीमेंट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप दवा के लिए ऑर्डर करते हैं, ठीक। तो चलिए, ये पूरा प्रोसेस होता है वेंडर सिलेक्शन का। तो अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो वेंडर मीन्स, वेंडर का मतलब होता है सप्लायर, यानी जो दवा लेके आता है कंपनियों से बेचने के लिए, ठीक है ना। अब वेंडर सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, तो वेंडर सिलेक्शन का मतलब सिलेक्शन और आइडेंटिफाइंग ऑफ सच सप्लायर हु प्रोवाइड्स द फार्मेसी नीड्स एट द टाइम एंड सप्लाई द गुड क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स एट मिनिमम प्राइस। तो वेंडर सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो क्या कहते हैं सप्लायर हैं उनको सेलेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे सप्लायर हैं तो उसमें से कुछ लोगों को चुन लेना, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर लेना, ठीक है। और ऐसे लोगों को खास तौर से मतलब सप्लाई, ऐसे खास तौर से ऐसे वेंडर को चुनना जो कि क्या है, जो फार्मेसी की ज़रूरतें हैं वो टाइम पे पूरा कर सकें, यानी हमारी जो नीड्स है उसको वो टाइम पे पूरा कर सकें। और वो जो मतलब हमको दवाएं दे रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हमको दे रहे हैं, वो क्या है, गुड क्वालिटी की हो, ठीक है। और क्या है, मिनिमम प्राइस पे हमको मिले, मतलब क्वालिटी भी अच्छी हो और जो मतलब कम से कम रेट हो सकता है उस पे हमको मिले। तो ऐसे वेंडर को हम लोग क्या है, सर्च करते हैं। तो अब उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं, ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसे ही मिल जाएगा कोई भी, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है। तो वही प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एनालिसिस ऑफ फार्मेसी नीड, यानी सबसे पहले देखेंगे कि हमको ज़रूरत क्या है, यानी हमको कौन कौन सी दवाएं मंगानी है, सबसे पहले उसकी हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। यानी उसको लिख के रख लेंगे अपने पास, चाहे मोबाइल में हो चाहे कॉपी पे हो, कहीं पे भी लिख के रख लेंगे। उसके बाद होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड वेंडर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो वेंडर हैं तो उसमें जो अच्छा वेंडर है उसको हम लोग क्या है, तलाश करेंगे। तो ठीक है, तो नाउ द मैनेजमेंट टीम। अब अगर मान लीजिए बड़ी फार्मेसी है, उसका जो मैनेजमेंट टीम है, तो अब उनकी जिम्मेदारी है, या जो ऑनर है, या आप अपनी दुकान चला रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करेंगे, सुइटेबल वेंडर्स को क्या है, सर्च करेंगे। सबसे पहले जो अच्छे वेंडर्स हैं, बढ़िया वेंडर्स हैं, उनको आप सर्च करेंगे। तो जो सुइटेबल वेंडर्स हैं जो कि क्या है, डिलीवर कर सकते हैं हमारी जरूरत के मटेरियल के बाद क्या करेंगे, उनसे हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड गेट फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिक्वायर्ड मटेरियल, और जो मटेरियल हम लोग चाह रहे हैं उसके बारे में हम उनसे पूरी क्या है, डिटेल लेंगे, यानी कब आप लाके पहुंचाओगे, कितना टाइम लगता है, क्या मतलब आपका रेट है, तो सारी जो टर्म कंडीशन है सब उनसे हम लोग पूछ लेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो वेंडर्स हैं जो मतलब हमको अच्छे लग रहे हैं उनकी एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, कि कौन सा मतलब कि कौन सा वेंडर है जो हमको मतलब कौन सी चीज़ किस टाइम पे दे रहा है, यानी टाइम भी कम ले रहा हो और फिर प्राइस भी अच्छा लगा रहा हो, सर्विस भी अच्छी दे रहा हो, क्वालिटी अच्छी दे रहा हो। तो ऐसे हम लोग क्या उनकी सारी चीज़ों की एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन का मतलब ये कि उन्हीं में से अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा अच्छा है। हो सकता है किसी का रेट ज़्यादा, हो सकता है कोई टाइम ज़्यादा ले रहा हो, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा हो जो मतलब टाइम भी कम ले रहा है, रेट भी सही लगा रहा है, प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी का दे रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करके बाहर निकालेंगे। हम तो उसी को ढूंढ ही रहे थे, अब मिल गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब तो अगला प्रोसेस क्या होता है, तो होता है सेलेक्ट बेस्ट सप्लायर, ठीक है ना। वही बात है, एक पॉइंट अलग से बन गया ये। तो ये सब तो क्या कहते हैं, इवेल्युएशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक जो बेस्ट सप्लायर है उनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक ही सप्लायर सारी टाइप की हमारी मतलब ज़रूरतें पूरा कर दे। हो सकता है कि एक सप्लायर है वो हमको कोई चीज़ सस्ती दे रहा है तो उससे हम वो ले लेंगे, दूसरा सप्लायर है वो कोई दूसरी चीज़ सस्ती दे रहा है तो उससे वो ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग सप्लायर को सेलेक्ट करेंगे, ये नहीं कि एक ही जो सारी चीज़ें ले रहा है, चाहे महंगी दे रहा है सस्ती दे रहा है, नहीं, जहाँ से हमको चीज़ें सस्ती मिल रही है हम उससे लेंगे, अगर हमारा वहाँ पे फ़ायदा है तब। अपने फायदे को यहाँ पे क्या है, सामने रखना, अगर आप कम्युनिटी फार्मेसी को चलाना चाहते हैं। तो आपने क्या है मतलब सेलेक्ट कर लिया सप्लायर को भी। अब आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी अब उनसे हम क्या करेंगे, निगोशिएशन करेंगे, यानी उनसे बातचीत करेंगे, कुछ एग्रीमेंट करेंगे। अब उनको बुलाएंगे या आप खुद उनके पास जाएंगे, ठीक है, जैसे भी हो। तो आप उनसे जाके बात करेंगे कि हमको ये दवाएं चाहिए और क्या कहते हैं आपकी क्या टर्म और कंडीशंस हैं और मेरी ये टर्म और कंडीशंस हैं। अब ये प्रोडक्ट मुझे आपसे चाहिए। हो सकता है कि वो 20 प्रोडक्ट बेच रहा हो, आपने उसके 20 प्रोडक्ट के बारे में बात किया हो, लेकिन आपको उससे 5 चाहिए,
तो उन 5 के बारे में बताएंगे कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए और उनके प्राइस क्या है ये बता दो, और टाइमिंग क्या है, किस टाइम आप उसको डिलीवर करोगे, और पेमेंट से रिलेटेड क्या मतलब कंडीशंस वगैरह हैं कि मैं पैसा अभी दूंगा बाद में दूंगा, ठीक है ना, आप परेशान नहीं करोगे, 20 दिन के लिए आप मुझे टाइम दोगे, तो जो भी इस टाइप के एग्रीमेंट है वो सब आप कर लेंगे। फिर उसके बाद आप उसका नंबर वगैरह ले लीजिए, आपके पास जब भी ज़रूरत पड़ रही है उसको फ़ोन करेंगे, लाके वो पहुंचाता रहेगा आपके पास, ठीक है। तो आपने उससे एग्रीमेंट कर लिया। उसके बाद तब अगला स्टेप आता है आपके रैक को भरने का, ठीक है ना, आपने रैक बनाए थे तो अब उस रैक में भरने के लिए क्या करेंगे, आप दवा को अब ऑर्डर मारेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दवा ऑर्डर मारेंगे ताकि ये जो खाली जगह है, रैक्स आपके हैं, जो फ्रीज है, जो स्टोर है, जो आपका स्टोरेज एरिया है, ताकि वहाँ पे दवाएं रख सकें। तो अब आपका जो बेस्ट सप्लायर था, आपने एक अच्छा सा वेंडर सिलेक्ट कर लिया है, तो आप अब क्या कहते हैं अपने बजट के हिसाब से वहां से दवा ऑर्डर कर देंगे, और ऑर्डर करने के बाद अब जब दवा आएगी तो उसको ऐसा नहीं कि तुरंत उठा के रख देंगे, आगे क्या करेंगे उसको, वहां पे होता है प्रोक्यूरमेंट, यानी उसकी पूरी एक जांच पड़ताल करते हैं कि जैसे हमने दवा मंगाई थी वैसी दवा आई है कि नहीं आई है, जितनी मंगाई थी उतनी आई है कि नहीं आई है। तो वो सारी चीजें करने के बाद तब यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो आगे का जो स्टेप है वो हम लोग पढ़ेंगे अब आगे के पार्ट्स में। जो वीडियो है काफी लंबी हो चुकी है, पर ये क्या लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। मैंने अपनी तरफ से फुल इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। अगर आपको मज़ा आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा ये लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।